नमस्ते। आज की चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो दशकों से भारतीय शेयर बाजार में गूंजता रहा है। सवाल ये है कि बाजार का असली बॉस कौन है। हाँ। सालों तक तो इसका एक ही जवाब था, विदेशी संस्थागत निवेशक, मतलब FIIs। बिल्कुल, वो खरीदते थे तो बाजार ऊपर, बेचते थे तो नीचे। सीधा हिसाब था। हाँ, वो खरीदते थे तो बाजार में जैसे दिवाली मनती थी, और जब बेचते थे तो छोटे बड़े सभी निवेशकों के पोर्टफोलियो में पतझड़ आ जाता था। लेकिन क्या ये पुरानी कहावत अब सिर्फ एक कहावत बनकर रह गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास जो ताजा आंकड़े हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही है। ऐसा लग रहा है कि FIIs जब बाजार से पैसा निकाल रहे हैं तब भी बाजार गिरने को तैयार नहीं है। पर्दे के पीछे कोई नई ताकत है जो इस पूरे खेल का समीकरण बदल रही है। बिल्कुल, और आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम उस बुनियादी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे जो भारतीय बाजार की नींव में हो रहा है। मतलब ये सिर्फ FII वर्सेस DI की लड़ाई नहीं है? नहीं, ये बाजार के लोकतंत्रीकरण की कहानी है, जहां छोटे छोटे निवेशकों की जो सामूहिक शक्ति है वो एक बहुत बड़ी ताकत बनके उभरी है। तो चलिए इस नए शक्ति संतुलन की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए सबसे पहले उस दौर में वापस चलते हैं, कोविड से पहले के भारत में। उस समय की तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं ताकि आज का बदलाव और भी स्पष्ट दिखे। मुझे तो 2008 का दौर साफ याद है। अच्छा। उस वक्त FIIs की छोटी सी बिकवाली भी बाजार में भूचाल ला देती थी। एक डर का माहौल बन जाता था जिसे पैनिक कहते हैं। हाँ, पैनिक सेलिंग। FIIs बेचते थे, बाजार गिरता था, और फिर वही FIIs नीचे के स्तरों पर आराम से खरीदारी करके मुनाफा कमाते थे। ये तो एक सेट पैटर्न था। बिल्कुल, एक स्थापित खेल था जिसका पैटर्न सबको पता था, पर कोई कुछ कर नहीं पाता था। और अब हाल के महीने में दिसंबर में ही देख लें, हम देख रहे हैं कि FIIs हजारों करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन वो भूचाल, वो पैनिक, वो बड़ी गिरावट कहीं नजर नहीं आ रही। तो सवाल यह है कि बाजार के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है घरेलू संस्थागत निवेशक, DIS। लेकिन DIS तो हमेशा से थे। हाँ, पर असली कहानी ये है कि DIS की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है, और ये ताकत उन्हें किसी बड़े कॉरपोरेट घराने से नहीं मिल रही। तो फिर कहां से आ रही है? ये ताकत उन्हें भारत के आम निवेशक से मिल रही है। ये वो पैसा है जो SIP, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, के जरिए हर महीने बाजार में आ रहा है। अच्छा। ये बाजार के लोकतंत्रीकरण का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि बाजार का लोकतंत्रीकरण हो रहा है। लेकिन यहां मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा, थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर। जरूर। ये जो घरेलू ताकत है, क्या हम इसे जरूरत से ज्यादा नहीं आंक रहे? मान लीजिए कल को कोई बड़ी आर्थिक मंदी आती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं, और ये SIP का प्रवाह धीमा हो जाता है या रुक जाता है, क्या तब FIIs फिर से बाजार के बॉस नहीं बन जाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। जोखिम तो हमेशा रहता है। हाँ। एक बड़ी मंदी का असर यकीनन SIP इनफ्लो पर पड़ेगा, लेकिन यहाँ दो चीजें बदली हैं। पहली, निवेशकों की मानसिकता। मानसिकता कैसे? आज का रिटेल निवेशक 2008 वाले निवेशक से ज्यादा परिपक्व है। उसने सीखा है कि हर गिरावट खरीदारी का एक मौका होती है। वो बाय द डिप की रणनीति को समझता है। अच्छा। और दूसरी बात, SIP अब सिर्फ एक निवेश का तरीका नहीं, एक आदत बन चुका है। जैसे लोग EMI भरते हैं, इस आदत को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा जितना लगता है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ पैसे का प्रवाह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी है। बिल्कुल, और इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव को शायद हम नवंबर के AMFI के आंकड़ों में देख सकते हैं। मैंने जब ये आंकड़े देखे तो मैं थोड़ा हैरान था। इक्विटी म्यूचुअल फंड में करीब 30,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। ये तब है जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है। सही बात है। आमतौर पर तो लोग शिखर पर निवेश करने से डरते हैं। ये किस बदलाव का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि आम निवेशक अब बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा। मतलब सस्ता महंगा नहीं देख रहा। हाँ, वो ये नहीं सोच रहा कि बाजार सस्ता है या महंगा। उसकी SIP हर महीने की एक निश्चित तारीख को कट रही है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इसे ही डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कहते हैं, और यही DIIs की असली ताकत है। अच्छा। ये जो 29,911 करोड़ का आंकड़ा है, ये पिछले महीने की तुलना में 21% ज्यादा है। ये दिखाता है कि भरोसा बना हुआ है। ठीक है, तो इस 30,000 करोड़ की कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है?
मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पैसा करीब 8,135 करोड़ रुपए फ्लेक्सी कैप फंड्स में आया है। सही। इसका क्या मतलब निकालें? क्या निवेशक अनिश्चित हैं कि बाजार कहां जाएगा, इसलिए वो फंड मैनेजर को पूरी आजादी दे रहे हैं कि वो अपनी समझ से लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में कहीं भी पैसा लगाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब बाजार अपने शिखर पर होता है और आगे की दिशा को लेकर थोड़ी अनिश्चितता होती है, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक सुरक्षित विकल्प लगते हैं। अच्छा। निवेशक फंड मैनेजर के अनुभव पर भरोसा करते हैं कि वो बाजार के मिजाज के हिसाब से पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेगा। तो ये एक तरह से स्मार्ट निवेश हुआ। हाँ, यह दिखाता है कि निवेशक सिर्फ आंख बंद करके पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि सोच समझकर कैटेगरी चुन रहे हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या हाल है? उनमें भी 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्फ्लो आया है। इसका मतलब है कि जोखिम लेने की भूख अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, यह दिखाता है कि निवेशक सिर्फ सुरक्षित दाव नहीं लगा रहे, उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। और वो जानते हैं कि असली वेल्थ क्रिएशन अक्सर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट से ही होता है। तो एक संतुलित अप्रोच है। हाँ, एक तरफ फ्लेक्सी कैप के जरिए वो स्थिरता चाहते हैं और दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप के जरिए वो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से सकारात्मक भी नहीं है। कुछ कैटेगरी से पैसा निकला भी है, खासकर ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से। टैक्स बचाने वाले फंड से पैसा क्यों निकल रहे? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश जनवरी से मार्च के बीच में करते हैं, तो अभी वो समय नहीं है। ठीक है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है नई टैक्स व्यवस्था, न्यू टैक्स रिजीम। अच्छा, उसका क्या असर है? बहुत से लोग अब नई टैक्स व्यवस्था को अपना रहे हैं, जहां आपको किसी भी तरह के डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता। ऐसे में ELSS का जो मुख्य आकर्षण था, टैक्स बचाना, वो उनके लिए खत्म हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से थोड़ा आउटफ्लो देख रहे हैं। तो ये हुई इक्विटी की कहानी जहां भरोसा साफ दिख रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, डेट मार्केट। क्या वही भरोसा हमें वहां भी दिख रहा है, या वहां की तस्वीर कुछ अलग है? वहां की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। डेट म्यूचुअल फंड से नवंबर में लगभग 25,690 करोड़ रुपए का बड़ा आउटफ्लो हुआ है। इतना बड़ा आउटफ्लो, ये तो चिंता की बात है। नहीं, अब कोई इसे देखे तो घबरा सकता है कि लोग डेट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन इसका एक तकनीकी कारण है। क्या? अक्सर तिमाही के अंत में बड़ी कंपनियां एडवांस टैक्स भरने या अपनी अकाउंट बुक्स को ठीक करने के लिए लिक्विड फंड्स जैसी कैटेगरीज से पैसा निकालती हैं। ये एक अस्थायी प्रवाह होता है और इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। हाँ, काफी हद तक। एक और ट्रेंड जिसकी आजकल काफी चर्चा है, वो है ETFs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हाँ, इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। जो निवेशक किसी फंड मैनेजर पर दांव लगाने के बजाय सीधे पूरे इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 पर दांव लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। नवंबर के आंकड़ों में इसकी क्या कहानी है? ETFs की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। इंडेक्स फंड में 1,726 करोड़ और गोल्ड ETF में 3,741 करोड़ का अच्छा इन्फ्लो आया है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जी, लेकिन किसी के लिए जो इसमें नया है, ये पारंपरिक म्यूचुअल फंड से असल में अलग कैसे है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, कम खर्च, क्योंकि यहाँ कोई फंड मैनेजर सक्रिय रूप से स्टॉक नहीं चुन रहा होता, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा, पारदर्शिता, आपको हर समय पता होता है कि आपका पैसा किन शेयरों में लगा है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो है ट्रेडिंग। हाँ, आप ETF को दिन के दौरान किसी भी समय किसी भी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री दिन के अंत में NAV पर होती है। तो इसमें निवेश करते समय सबसे जरूरी बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए? एक ही शब्द, लिक्विडिटी। मतलब आप जिस ETF में निवेश कर रहे हैं, उसमें खरीदने और बेचने वालों की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो हो सकता है कि जब आप उसे बेचना चाहें तो आपको सही दाम पर खरीदार न मिले। इसलिए हमेशा हाई वॉल्यूम वाले ETFs को ही चुनना बेहतर होता है। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ के बड़ी तस्वीर देखते हैं। FIS माल बेच रहे हैं ये सोचकर कि बाजार नीचे आएगा, लेकिन सामने DIIs रिटेल निवेशकों के पैसे से हर गिरावट पर खरीदारी करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। तो जो शेयर 100 रुपए से गिरकर 50 पर आना चाहिए था, वो मुश्किल से 95 या 97 तक ही आ पाता है। और यही बात FIIs को सबसे ज्यादा परेशान कर रही होगी। उनका दशकों पुराना प्लेबुक,
हाँ, जिससे वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, अब काम नहीं कर रहा। तो उनका एक तरफा राज खत्म हो रहा है। हाँ, अब वो बाजार को अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकते और न ही अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जो एक तरफा राज था वो अब एक दो तरफा मुकाबले में बदल गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार पर वैश्विक घटनाओं का, जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बदलाव का असर कम हो गया है? क्या हमारे बाजार ने एक तरह का आंतरिक शॉक एब्जॉर्बर विकसित कर लिया है? शॉक एब्जॉर्बर, ये बिल्कुल सही शब्द है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि FIIs अप्रासंगिक हो गए हैं। वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, बाजार को गहराई देते हैं, लेकिन अब हमारा बाजार सिर्फ विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं है। उसके पास अपना एक सहारा है। अपना एक मजबूत घरेलू सहारा है। ये भारतीय बाजार के परिपक्व होने की सबसे बड़ी निशानी है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि बाजार की शक्ति अब कुछ बड़े विदेशी संस्थानों के हाथों से निकलकर लाखों आम भारतीय निवेशकों के हाथों में आ रही है। सही है। SIP के जरिए किया गया एक छोटा निवेश एक बड़ी नदी बनकर बाजार की दिशा तय करने की ताकत रख रहा है। ये भारतीय शेयर बाजार की कहानी में एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत है। बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण से भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या? अभी हम देख रहे हैं कि जब एक ताकत यानी FIIs बेचती है और दूसरी ताकत DIIs खरीदती है तो बाजार संतुलित हो जाता है, स्थिर रहता है। हाँ। लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब ये दोनों विशाल ताकतें FIIs और DIIs एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू कर दें। मतलब दोनों ही खरीदारी करने लगे? हाँ, दोनों ही बड़ी खरीदारी करने लगे। अगर इनके विरोध में बाजार संभल सकता है तो इनके एक साथ आने पर बाजार में किस तरह की अभूतपूर्व तेजी आ सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में बाजार की कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है।